अब इस एक्ट के अनुसार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रजिस्टर, मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स हुआ या जो प्राइस लिस्ट है एक लाइसेंस मैन्युफैक्चरर ने जो पब्लिश की है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्रो पर। आप जानते हैं कि फार्मेसी इंडिया की बेस्ट 20 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज के चलते आज जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है ये है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जिसमें जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। मतलब कि एक ऐसा एक्ट जो कि हमारे ड्रग्स के एडवर्टीजमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के आने से पहले जो भी एडवर्टीजमेंट्स होते थे तो वो मोस्ट ऑफ दी एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते थे जिनकी वजह से फॉल्स इंप्रेशन आता था, मतलब कि एक झूठे दावे किए जाते थे। जो हमारी आम जनता थी, जो पेशेंट्स थे, जो पब्लिक थी, उनको गुमराह किया जाता था झूठे वादों के साथ में, झूठे दावों के साथ में। एक वो ड्रग जो कि किसी भी प्रकार से उस पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर को ठीक नहीं कर सकती है, ना उसका बचाव कर सकती है, जबकि उसी का एडवर्टीजमेंट इस तरीके से किया जाता था कि वो उस बीमारी को जड़ से मिटा देगी, आपको ठीक कर देगी। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स पर कंट्रोल करने के लिए कि ड्रग्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, पेशेंट्स को कोई खतरा ना हो, आगे जाकर के उनकी सिवियरिटी ना बढ़ जाए, मींस कि भाई डेथ तक की नौबत ना आ जाए, तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट लाया गया था। तो इसी के हमारे बेस्ट 20 एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो कि आप जिस भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन आप यदि अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स हो, क्विजेज हो, डेली जॉब अपडेट्स हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स या कॉलेज डिटेल्स, सब आपको मिलेगा हमारी इस फार्मेसी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है pharmacyindia.co.in। यहां पर सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी और भी डेली अपडेट्स एटसेट्रा, किसी चीज की भी अपडेट से संबंधित आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। आप यदि अपनी फार्मेसी फील्ड में किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे दूसरे चैनल्स के साथ में, जैसे कि फार्मेसी इंडिया चैनल, जहां पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए चैनल बेस्ट रहेगा। यहां पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो आपके बैचलर्स के हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर के, उसकी प्रिपरेशन के लिए फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल अवेलेबल है। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार की फार्मा से संबंधित जॉब्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी फार्मेसी इंडिया जॉब्स पर। ये हमारे और चैनल्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी डायरेक्टली जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, The Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act was enacted in the year। जो ये हमारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट है, ये किस ईयर में आया था? 1948 में, 1954 में, 1955 में या 1960 में? भाई देखो 1948 पे तो फार्मेसी एक्ट आया था, है ना जी, तो ये 1948 तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। सीधी सी बात है, ये एक्ट हमारा 1954 में पास किया गया था। जो ऑफिशियल टाइटल था लेजिस्लेशन का, उसके अनुसार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, ठीक है, उसके इनैक्टमेंट ईयर के बारे में बताता है। यह हमारे इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। जो हमारे विज्ञापन होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ड्रग्स के, उन पर कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ जो झूठे दावे, झूठे वादे करते हैं, उन पे प्रतिबंध भी लगाया जा सके, उसके लिए भी जो है ये हमारा एक्ट पास किया गया था
हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, और ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1955 से, जो ऑफिशियली फॉलो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू कंट्रोल द एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड प्रोहिबिट एडवर्टीजमेंट्स ऑफ रेमेडीज दैट क्लेम टू पॉजेस। मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या था इस एक्ट का लाने के लिए कि भाई हमें कंट्रोल करना है, काबू करना है एडवर्टीजमेंट्स पे, जो विज्ञापन होते हैं दवाइयों के, साथ ही साथ प्रतिबंध भी लगाना है कुछ ऐसे विज्ञापनों पे जो जादुई टोने टोटकों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या था भाई? हाई एफिकेसी, मैजिकल क्वालिटीज, अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेशनल अप्रूवल। सीधी सी बात है, जो मैजिकल क्वालिटीज मतलब जो जादुई टोने टोटकों से बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स पे प्रतिबंध लगाना, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को प्रोहिबिट करना। सीधी सी बात है, इसके तहत ये एक्ट ये कहता है कि भाई हमें सीधा सीधा काबू करना है, कंट्रोल करना है ड्रग्स के एडवर्टीजमेंट्स पे, और प्रतिबंध लगाना है यानी कि प्रोहिबिट करना है ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को जो रेमेडीज को क्लेम करते हो, जादुई टोने टोटकों का दावा करते हो, है ना। इससे क्या है कि भाई पब्लिक को हम सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सके, पब्लिक को हम एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके ऐसे ट्रीटमेंट से, ऐसे उपचार से जो बिल्कुल ही साइंटिफिक एविडेंस से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब कोई भी आप कह सकते हैं कि ऐसा रिसर्च ही नहीं है पॉसिबल ऐसी कि भाई इस जादुई टोने टोटकों से बीमारी को ठीक किया जा सके। ठीक है, जो हमारा ये इंडियन पार्लियामेंट था या आप कह लो लेजिस्लेशन है, तो उनका टारगेट था कि जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं अनसाइंटिफिक या पोटेंशियली हार्मफुल रेमेडीज को, उनको हम जो है कंट्रोल कर सके, उन पे हम जो है प्रतिबंध लगा सके, उसके लिए इस एक्ट को लाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अ मैजिक रेमेडी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस एक्ट के अनुसार, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अनुसार, मैजिक रेमेडी के अंदर क्या होगा? तलिस्मन्स होंगे, मंत्र होंगे, एमुलेट्स होंगे, या ऑल ऑफ द अबव। सीधी सी बात है, ये तीनों चीजें आपकी मैजिक रेमेडी के अंदर इन्वॉल्व होंगी। ये एक्ट कहता है कि भाई जो मैजिक रेमेडी है उसका मतलब जिसमें तलिस्मन, मंत्र, कवच ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और जिससे आप कह सकते हैं कि मिराक्युलस पावर्स जिसके अंदर होती हैं, एक आप कह सकते हैं कि अजूबा हो जाएगा, इस तरीके से बीमारी को ठीक कर देंगे। ठीक है, और डेफिनेशन पे जाते हैं तो इसमें वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जो ये दावा करती हैं कि हम जो है बीमारी को ठीक कर सकते हैं सुपर नेचुरल क्यूरेटिव एबिलिटीज के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसी जो डायग्नोसिस होती हैं, जो दावा करते हैं, झूठा दावा करते हैं, उन पर हम कंट्रोल कर सके, प्रतिबंध लगा सकें, उसके लिए ये एक्ट हमारा आया था। चलिए, अंडर द एक्ट an advertisement is considered objectionable if it। अब इस एक्ट के अनुसार एक एडवर्टीजमेंट को ऑब्जेक्शनेबल माना जाएगा यदि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉल्स इंप्रेशन देगा एक ड्रग के रिगार्ड में, या वो फॉल्स क्लेम करेगा, झूठा दावा करेगा ड्रग को लेकर के, या फिर अदरवाइज वो फॉल्स या मिसलीडिंग कर रहा है, गुमराह कर रहा है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सीधी सी बात है भैया, वो ऑब्जेक्शनेबल माना जाएगा एडवर्टीजमेंट, क्योंकि इसमें ये तीनों ही संभव हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। भाई देखो, सिंपल सी बात है, यदि सेक्शन 4 की अगर हम बात करें इस एक्ट के अनुसार, तो जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ड्रग से संबंधित, उन पे प्रतिबंध लगाना है। एक ऐसा एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्शनेबल माना जाएगा चाहे वो एक फॉल्स इंप्रेशन ही क्यों ना दे दे, या वो झूठा दावा ही क्यों ना कर ले, या किसी ना किसी रूप से वो गुमराही क्यों ना कर रहा हो लोगों को, तो वो भी आपका ऑब्जेक्शनेबल है। इसका सीधा सीधा पर्पस क्या है, गोल क्या है कि भाई हमें सुनिश्चित करना है सभी ड्रग रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स को कि वो बिल्कुल सच्चे हैं, और साथ ही साथ में किसी भी प्रकार से पब्लिक को त्रुटि नहीं होगी, पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होगा, उनको कोई झूठा वादा नहीं किया जाएगा, कोई झूठी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फॉर अ फर्स्ट कन्विक्शन अंडर द एक्ट, the penalty can include imprisonment for up to।
अब यदि कोई पहली बार पकड़ा जाता है इस एक्ट के अनुसार, तो पेनल्टी के अंदर जो जेल होगी वो 3 महीने तक हो सकती है, 6 महीने तक हो सकती है, 1 साल तक हो सकती है या 2 साल तक हो सकती है। सीधी सी बात है, सही आंसर हो जाएगा हमारा 6 महीने तक की जेल हो सकती है यदि कोई इस एक्ट के अनुसार पहली बार पकड़ा जाता है गलत कार्य करता हुआ। अगर फर्स्ट टाइम उससे कोई अपराध हुआ है तो इस एक्ट के तहत उसे 6 महीने तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों। और जो पेनल्टीज है वो इस तरीके से बनाई गई है कि भैया जो भी कोई मिसलीडिंग मेडिकल एडवर्टीजमेंट्स होंगे, ठीक है, और उनके तहत कोई भी झूठा दावा करता हुआ पकड़ा जाता है तो सजा होगी। साथ ही साथ जैसे जैसे जुर्म इंसान एक करता जाएगा, रिपीट करेगा, तो भैया पेनल्टीज जो है वो और बुरी होती चली जाएंगी और कठोर सजाएं उसको मिलती चली जाएंगी। Which of the following is considered a prohibited advertisement under the act? इनमें से किसको आप मानेंगे कि भैया हां ये प्रतिबंधित एडवर्टीजमेंट है इस एक्ट के अनुसार? एडवर्टीजमेंट्स रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, advertisements that suggest a drug for the procurement of miscarriage, scientific literature meant for registered medical practitioners, therapeutic index published by a licensed manufacturer। इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन लग रहा है? और वो है ऑप्शन हमारा बी। कोई भी ड्रग यदि दावा करती है कि वो प्रोक्योरमेंट कर देगी मिसकैरेज का, ठीक है, जो फीमेल्स में मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, उसको बचाने का दावा करती है, तो ये एडवर्टीजमेंट बिल्कुल सरासर गलत है। साथ ही साथ में सेक्शन 3 जो है हमारा इस एक्ट का, जो प्रतिबंधित एडवर्टीजमेंट्स हैं हमारे ड्रग्स को लेकर के, और वो दावा कर रहे हैं कि भैया वो प्रिक्योर कर देंगे एक मिसकैरेज को विमेन में या कंसेप्शन को प्रिवेंट करने में मदद करेंगे, तो ये प्रतिबंधित एडवर्टीजमेंट है। साथ ही साथ में यदि कोई ड्रग ऐसा दावा करती है कि वो ह्यूमंस में सेक्सुअल प्लेजर को जो है ठीक कर देगा या उसको सुधार देगा, या फिर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को ठीक कर देगा, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट भी गलत है, यह भी प्रतिबंधित है। वहीं पर कोई ड्रग दावा करती है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी बीमारी को या डिसऑर्डर को जड़ से मिटा देगी, यानी कि क्योर कर देगी या प्रिवेंट कर देगी, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट भी संभव नहीं है, क्योंकि शेड्यूल जे के अनुसार कोई भी ड्रग दावा नहीं कर सकती है क्योर या प्रिवेंट का किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर का। तो इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमें ऐसी ड्रग्स के प्रमोशन को रोकना है जो सोशली सेंसिटिव हो, यानी कि संवेदनशील हो और पोटेंशियली हार्मफुल पर्पस हो, मतलब जिससे कि आगे जाकर के हम इंसानों को, पेशेंट्स को, चाहे वो ह्यूमंस हैं और या जो जानवर होते हैं, उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचे। द एक्ट प्रोहिबिट्स एडवर्टीजमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स स्पेसिफाइड इन। अब एक्ट के अनुसार जो प्रतिबंधित एडवर्टीजमेंट्स हैं किसी भी प्रकार की डिजीज या डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, वो आपके रूल्स ऑफ 1955 में है, शेड्यूल टू दी एक्ट में है, इंडियन फार्माकोपिया में है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1940 में है। सीधी सी बात है, शेड्यूल टू दी एक्ट में आ जाते हैं। एक्ट के अनुसार जो शेड्यूल्स हैं वो ये कहते हैं कि भैया ऐसी डिजीजेस और कंडीशंस की लिस्ट जिसमें एडवर्टीजमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि बीमारी को ठीक कर देंगे, यानी कि क्योर कर देंगे, क्योर का मतलब होता है कि ठीक करना, वो प्रतिबंधित है। साथ ही साथ में इस लिस्ट के अनुसार कुछ हमारे सीरियस काफी जो है आप कह सकते हैं एलिमेंट्स या डिसऑर्डर जैसे कैंसर, डायबिटीज या हार्ट डिजीज होती हैं, ये भी आती हैं। इनके लिए भी कोई ड्रग दावा नहीं कर सकती कि भैया इन बीमारियों से बचाव कर देगी या ठीक कर देगी। साथ ही साथ में इसका पर्पस यही है कि किसी भी प्रकार से झूठे दिलासे ना दिए जाएं और सेल्फ ट्रीटमेंट काफी खतरनाक हो सकता है मेडिकल कंडीशंस के लिए, तो इन सब चीजों से बचाया जा सके मरीजों को, उसके लिए इस एक्ट को लाया गया था। फॉर अ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अंडर द एक्ट द पनिशमेंट कैन बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू। अब भाई कोई लगातार यदि कोई भी किसी भी प्रकार से
जुर्म करता जा रहा है, अपराध करता जा रहा है, तो पनिशमेंट जो होगी जेल की वो 6 महीने तक की है, 1 साल तक की है, 2 साल तक की है या 5 साल तक की है। और वो जेल है उस इंसान को 1 साल तक की। पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल होती है, ठीक है। और लगातार वो कुछ ना कुछ अपराध करे ही जा रहा है इस एक्ट के अनुसार, तो उसे सजा 1 साल तक की, जुर्माना या फिर दोनों। पेनल्टी इंक्रीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 1 साल ही रहेगी, और भी बढ़ सकती है यदि वो और कोई जुर्म ऐसा कर देता है जो काफी दिक्कत वाला है, जिससे काफी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो भाई फिर सजा जो है जेल की और जो जुर्माना है यानी कि फाइन, वो सब बढ़ सकता है। Advertisements of drugs are considered exempted from the provisions of the act if they are। अब जो हमारे विज्ञापन है दवाइयों के, वो एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे कि उन्हें छूट प्राप्त है इस एक्ट के प्रावधानों से यदि वो पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर में, डायरेक्टेड है वो एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं टेलीविजन पे, प्रमोट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। सीधी सी बात है, यदि डायरेक्शन मिले हैं मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, तो उस ड्रग को जो है बेसिकली फिर उसका जो है एडवर्टीजमेंट संभव है। एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एग्जेम्प्टेड होते हैं। इस एक्ट के अनुसार जो डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन होती है ना, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट के ऊपर छूट प्राप्त है, ठीक है। साइन बोर्ड्स या जो नोटिसेस है प्रीमाइसेस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के, उनके लिए भी उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है। व्हाट डज द टर्म एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड अंडर दिस एक्ट। अब ये बताओ, इस एक्ट के अनुसार जो एडवर्टीजमेंट एक टर्म है, एडवर्टीजमेंट में क्या आएगा? कोई भी नोटिस, सर्कुलर या लेबल, कोई भी रैपर या डॉक्यूमेंट, कोई भी अनाउंसमेंट जो मुख्य मौखिक रूप से, ओरल रूप से बनाई जा रही है, या किसी लाइट, साउंड या स्मोक के जरिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, विज्ञापन। अब वो विज्ञापन आप नोटिस, सर्कुलर, लेबल से भी बना सकते हैं, रैपर या डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, कोई अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं हम मुंह से, जैसे गांवों में मुनादी निकाली जाती है ढोल नगाड़े बजा के, है ना, ऐसे ही आप लाइट, साउंड और स्मोक के जरिए भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है हमारी, वो ये कहती है कि भैया ये सुनिश्चित करना कि जो हमारी प्रमोशनल मटेरियल है इस एक्ट के अनुसार आता है, वो आपका एडवर्टाइजमेंट कहलाया जाएगा। The import and export of documents containing objectionable advertisements are prohibited under which section of the act? जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है डॉक्यूमेंट्स के, जिनमें ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये प्रतिबंधित हैं, तो किस सेक्शन के तहत आएंगे वो इस एक्ट में? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या सेक्शन 7? जल्दी जल्दी से बताइए कि सही आंसर हमारा क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन 6, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेक्शन 6। अब जो सेक्शन 6 है, इसमें जो हमारे प्रतिबंध लगे हुए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे किसी भी डॉक्यूमेंट के, वो जिसके अंदर उस एडवर्टीजमेंट ने नियमों को तोड़ा है, यानी कि हमारे एक्ट के अनुसार। सेक्शन जो है बेसिकली उसका यही एक उद्देश्य है कि हमें कंट्रोल करना है क्रॉस बॉर्डर डिसेमिनेशन पे, जिससे कि भैया मेडिकल इंफॉर्मेशन हमारी मिसलीड ना हो जाए, ठीक है। तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स पे, वो हमारे जो है किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल चैनल्स में भी नहीं जाने चाहिए, मिसलीड नहीं होनी चाहिए। Who can authorize an inspector to enter and search any premises under the act? अब कौन ऑथराइज कर सकता है कि इंस्पेक्टर को एंटर करने के लिए, सर्च करने के लिए किसी भी संस्था में इस एक्ट के अनुसार? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एनालिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर? सीधी सी बात है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करती है ऑफिसर्स को कि भैया आपको सर्च करने ऐसे प्रीमाइसेस पर, ऐसे संस्थाओं पे जहां पर यह देखा जाए कि भैया इस एक्ट के अनुसार नियम तोड़ा गया है,
ठीक है जी। तो जो पावर है एक एंट्री और सर्च करने की, ठीक है जी, इस एक्ट के अनुसार इंस्पेक्टर्स को मिल जाती है। ऑथराइज्ड ऑफिसर्स जो है वो सीज भी कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को जो उन्हें लगता है कि भैया इस एक्ट के प्रावधानों को, उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है, ब्रेक किया गया है। A therapeutic index published by a licensed manufacturer for circulating among the medical profession is considered। अब एक थेराप्यूटिक इंडेक्स जो पब्लिश किया गया है एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर के द्वारा, सर्कुलेशन करना है उसका मेडिकल प्रोफेशन में, तो वो प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट है, एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट है, मैजिक रेमेडी है या ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट है। सीधी सी बात है, वो है एक एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट। मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स हुआ या जो प्राइस लिस्ट है एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर ने जो पब्लिश की है, जिससे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जितने भी हमारे आरएमपीज हैं वो उसको यूज कर सके या हॉस्पिटल्स यूज कर सके, तो इस एक्ट के अनुसार उसको छूट प्राप्त है। एग्जेम्पशंस फैसिलिटेट करेगा कि भाई आप शेयर कर रहे हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो काफी जरूरी है टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए, वो भी मेडिकल कम्युनिटी में, ठीक है जी। तो ऐसे मटेरियल्स आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार से आम जनता का गुमराह नहीं किया जा सकता, उनसे झूठे दावे वादे नहीं किए जा सकते। द एक्ट इज इंटेंटेड टू प्रिवेंट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स फॉर द पर्पस ऑफ। अब जो ये एक्ट है इसको लाया गया था इसीलिए कि जिससे कि ऐसे एडवर्टीजमेंट से बचाव किया जा सके ड्रग्स का, जिनका पर्पस है इंप्रूव या मेंटेन करना सेक्सुअल प्लेजर की कैपेसिटी को, या फिर क्योरिंग द कॉमन कोल्ड, ट्रीटिंग माइनर कट्स, प्रमोटिंग जनरल हेल्थ। सीधी सी बात है, कोई भी ड्रग यदि दावा करती है कि वो सुधार सकती है या उसको मेंटेन कर सकती है एक सेक्सुअल प्लेजर की कैपेसिटी को, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स पे प्रतिबंध लगाना, उनका बचाव करना, उसके लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। वो सेक्शन 3 के तहत आ जाता है। इसी से रिलेटेड हमारा एक पीछे क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी आ जाती है हमारे एडवर्टीजमेंट्स की जो एक पब्लिक के इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स नहीं हो सकते हैं जो किसी भी प्रकार से संवेदनशील हो, है ना, सेंसिटिव हो, या फिर जिससे आगे जाकर के काफी परेशानी हो सकती है, ठीक है जी। एक जो पेशेंट अगर ऐसे ड्रग्स का यूज करता है जो एक्चुअल में उस पर्पस के लिए है ही नहीं, तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इफ अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, हु कैन ऑल्सो बी हेल्ड लायबल। अगर कंपनी के अंदर कोई अपराध कर देता है इस एक्ट के अनुसार, तो भैया वो जिम्मेदारी फिर किन किन की बनेगी? जो कंपनी का डायरेक्टर है सिर्फ उसकी, या एक वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है उस कंपनी के बिजनेस को जो कर रहा था, या फिर सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट, या फिर ओनली द मार्केटिंग मैनेजर। सीधी सी बात है, कोई भी एक पर्सन जिम्मेदार होगा जिसने उस कंपनी के बिजनेस में वो कार्य किया था, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी कोई अपराध कर देती है, हर एक पर्सन जो उसमें इंचार्ज था और जिम्मेदार था कंपनी के बिजनेस पे उस टाइम पर जिस वक्त ये अपराध हुआ था, वो सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये प्रोविजंस ये सुनिश्चित करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इन प्रोविजंस में आपकी पोजीशंस पे उस पर्टिकुलर अथॉरिटी की कंपनी के अंदर ही जिनके द्वारा बेसिकली ये अपराध हुआ है, वो सब जिम्मेदार होंगे, ठीक है। ये कॉर्पोरेट एंटाइटीज को प्रिवेंट करती है कि भैया आप जो एक तरीके से गलत कार्य कर रहे हैं उसका बचाव कैसे किया जा सकता है और लोग इससे कैसे बचेंगे, उसके लिए जरूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट अंडर द एक्ट। ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसके ऊपर कोई भी प्रावधान लागू नहीं होते हैं एडवर्टीजमेंट्स को लेकर के, वो बताना है। पोस्टर claiming a magical cure for cancer, a leaflet along with a drugs packaging containing information, radio commercial for a new dietary supplement, a newspaper ad for an unapproved drug। सीधी सी बात है, एक लीफलेट जो आपने देखा होगा छोटी सी पर्ची दवाइयों में आती है हमारी, उसमें ड्रग की पैकेजिंग भी होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट संभव है। लीफलेट या लिटरेचर्स जिसमें ड्रग की पैकेजिंग के साथ में जो आता है वो आपके एग्जेम्प्टेड माने जाते हैं, ये एडवर्टीजमेंट संभव है।
इससे मैन्युफैक्चरर जो है बेसिकली एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को एट द पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। साथ ही साथ में ऐसे मटेरियल्स को जो बनाया जाता है वो इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होते हैं एज कंपेयर टू दी ब्रॉड पब्लिक प्रमोशन। प्रमोशन के कंपैरिजन में वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके लिए बनाया जाता है। द रूल्स फॉर द एक्ट वर पास्ड इन द ईयर। जो रूल्स है इस एक्ट के वो पास हुए थे 1954, 1955, 1956, 1957। सीधी सी बात है, सही आंसर है 1955। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट रूल्स जो थे 1955 में आए थे, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट था उस एक्ट का 1954 का। ये रूल्स आपको प्रॉपर पूरी डिटेल्ड प्रोसीजर समझाते हैं, गाइडलाइंस जो भी हमारे इस एक्ट के तहत बनी है। ये एक्ट आपका 1 अप्रैल 1955 में फोर्स में आ गया था और रूल्स जो हैं आपके जो बनाए गए थे कि जिससे कि भैया इस एक्ट को कैसे एनफोर्स किया जा सके उसके लिए आए थे। The act regulates objectionable advertisements by aiming to protect the public from। अब जो ये एक्ट है ये नियंत्रण करता है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स पे, जिसका उद्देश्य है कि हमें पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है किस चीज से, हाई ड्रग प्राइसेस से, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और फॉल्स क्लेम से, इम्प्रॉपर ड्रग लेबलिंग से, ओवर द काउंटर सेल। सीधी सी बात है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और झूठे दावे वादों से पब्लिक को बचाना। मुख्य तौर पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, पब्लिक की सेफ गार्ड का ही ध्यान रखना है, जिससे कि गलत इंफॉर्मेशन ना मिल जाए, मिसलीड ना हो जाए एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, थेराप्यूटिक क्लेम्स झूठे ना हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट को जो ड्रग्स के होते हैं या रेमेडी एडवर्टीजमेंट्स के, उन पे कंट्रोल करना इस एक्ट के तहत हम जो है सुनिश्चित करते हैं पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स। जो सेक्शन 4 है इस एक्ट का वो प्रतिबंध लगाता है सेल ऑफ ड्रग्स पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स पे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पे, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स पे। सही आंसर है हमारा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। सीधी सी बात है, जो सेक्शन 4 है हमारा इस एक्ट का स्पेसिफिकली टाइटल किया गया है कि जो प्रोहिबिशन है हमारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का वो आपके ड्रग से संबंधित है। ये सेक्शन जो है बेसिकली इलीगल है कि भैया आप पब्लिश कर रहे हैं कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है या फॉल्स क्लेम कर रहा है, एक थेराप्यूटिक एक्शन जो है वो बेसिकली एक्चुअल में है ही नहीं बल्कि दावा कर रहा है उसका होने का, तो ये सब चीजें गलत हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आखिरी सवाल। अकॉर्डिंग टू द एक्ट अ ड्रग इंक्लूड्स। इस एक्ट के अनुसार ड्रग में क्या होगा? आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, होम्योपैथी मेडिसिन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सीधी सी बात है, ऑल ऑफ द अबव। आसु यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी, होम्योपैथी मेडिसिन, ये सब आपकी ड्रग के अंदर होती ही है। इसमें आप कवर करते हैं कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी या डिसऑर्डर के डायग्नोसिस यानी कि निदान, उसके क्योर यानी कि ठीक होने में, उसके ट्रीटमेंट यानी कि उपचार, उसके प्रिवेंशन यानी कि बचाव में, चाहे वो इंसानों पे इस्तेमाल हो या जानवरों पे, वो आपका ड्रग कहलाता है। इससे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो एक्ट की एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस हैं वो हमारे अलग अलग फॉर्म्स में है और साथ ही साथ मेडिकल सिस्टम्स जो हैं हमारे, जो पूरे इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं अलग अलग टाइप्स के, चाहे वो होम्योपैथी हैं, एलोपैथी हैं, ठीक है, एटसेट्रा, तो उन सब पे हम कंट्रोल कर सकें। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बेस्ट 20 MCQs को डिस्कस किया। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।